ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲਥ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਦੂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਨਰੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਏਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਿਥਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ अपने स्टूडियो में बुलाया डॉक्टर सुरेश भगत ਨੂੰ। डॉक्टर भगत, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में। डॉक्टर भगत जो हैं, इन्होंने CMC वेलोर से अपनी ये स्पेशलाइजेशन की डिग्री करी है और उसके बाद इस हॉस्पिटल में एज ए यूरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर भगत, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है ये क्यों होती है, क्या है ये? वो जो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, जब आदमी का एज बढ़ता है तो आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज हर एक आदमी का प्रोस्टेट ग्रो करता है, जो कि नेचुरल है, ये फिजियोलॉजिकल है। जिस तरह से हमारा बाल गिरता है, हम बाल कम हो जाते हैं, बाल पकते हैं, आँखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, उसी तरह से प्रोस्टेट भी बढ़ता है। और प्रोस्टेट बढ़ने के साथ साथ 100 में 60 लोगों को इसके वजह से प्रॉब्लम आता है 60 साल के बाद। लेकिन ये प्रोस्टेट एज के साथ तो बढ़ता है, लेकिन बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हर एक आदमी को प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम होता है तो उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि रात में लोग बार बार नींद से उठ के पेशाब करते हैं, पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है और पेशाब करने में उनको जोर लगाना पड़ता है, और जब पेशाब आता है उनको रोकने में दिक्कत आती है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, जल्दी बाथरूम जाना पड़ता है। तो यही सब लक्षण है। और कभी कभी पेशाब में खून भी आता है, यही लक्षण है प्रोस्टेट बढ़ने के। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को जो होती है कुछ लोगों को नहीं होती? मेरा मतलब है कोई रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, या कोई ऐसे नेचुरली है ये सब? नहीं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट की वजह से जो रिस्क फैक्टर होता है, जैसे एज, ज़्यादा एज हो, प्रोस्टेट का साइज ज़्यादा बड़ा हो, PSA लेवल ज़्यादा हो, और पेशाब करने के बाद पेशाब के थैले में ज़्यादा पेशाब रह जाता हो, तो उस बंदे को इस प्रोस्टेट से सफ़र करने का ज़्यादा चांस होता है, उसको पेशाब रुकने का चांस ज़्यादा होता है। तो जो लोग कई बार ऐसे अननेसेसरली यूरिन होल्ड कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए? नहीं, यूरिन नहीं होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखो आपके खास करके ओल्ड एज में यदि आप ज़्यादा देर तक यूरिन होल्ड करते हो तो आपका जो पेशाब के थैले का मसल है वो स्ट्रेच हो जाता है और धीरे धीरे वो हो सकता है कि वीक हो जाए। ये प्रॉब्लम फीमेल में काफ़ी कॉमन पाया जाता है, क्योंकि जो क्लास टीचर होती है वो करते हैं कि चलो जी आप सुबह में आई तो फिर घर जाके ही मैं बाथरूम कर, वो अच्छी आदत नहीं है। उसमें ब्लैडर बिकम्स लेजी, ब्लैडर सुस्त हो जाता है पेशाब का थैला, तो समय पर पेशाब कर लेना चाहिए। तो क्या इसको आप डायग्नोज कैसे करते हो कि ये प्रोस्टेट हो गया है? बहुत सिंपल है जी। आप सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री लो आप पेशेंट से और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करो। और आपके पास बहुत पेशेंट आते हैं, बोले कि देखो जी हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें प्रोस्टेट आ गया। सो डोंट बी पैनिक, की घबराने की बात नहीं है। आप अच्छे से जो भी प्रोस्टेट के लक्षण मैंने बताया उसका 1 बाय 1 आप हिस्ट्री लो, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है और टट्टी के रास्ते जो यूरोलॉजिस्ट है वो एग्जामिनेशन करते हैं और प्रोस्टेट का साइज़ देखते हैं, उस प्रोस्टेट में कोई खराबी है कि नहीं, उसमें कोई करापन है कि नहीं, जिससे प्रोस्टेट में कैंसर होने का भी संदेह होता है, वो देखते हैं। और बहुत सिंपल टेस्ट है, एक यूरोफ्लोमेट्री है। उसको पेशेंट को क्या करना पड़ता है कि पेशाब रोक के, और एक मशीन होता है कमोड टाइप का, वेस्टर्न टॉयलेट टाइप का, और उस पर लोग यूरिन पास करते हैं और उसके नीचे फ्लोमीटर डिस्क होता है जो कि आपके पेशाब की धार का स्पीड बताते हैं कि आपका पेशाब किस स्पीड से आ रहा है। ये होता है
मिलीलीटर पर सेकेंड। जैसे नॉर्मल आदमी है 40-50 साल का, उसको 15 से 20 ml पर सेकेंड यूरिन आना चाहिए। यदि हम 60 साल के हैं और हमारा जो पेशाब का फ्लो है वो 12 ml पर सेकेंड से कम है, इसका मतलब हमको रुकावट है, पेशाब करने में रुकावट है। उसके बाद करते हैं कि ये टेस्ट कर लिया, उसके बाद होता है पेशाब करने के बाद पेशाब के थैले में कितना पेशाब रह जाता है। नॉर्मली जो ब्लैडर वॉल्यूम होता है, यदि किसी का 400 ml है, तो यदि मोर देन 10% ऑफ द ब्लैडर वॉल्यूम यदि रिटेन होता है तो दैट इज सिग्निफिकेंट। और दूसरा है एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड हर एक केस में ज़रूरी नहीं होता है। यदि किसी को पहले पत्थर की बीमारी हो, बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो और पेशाब में खून आ रहा हो, तो उसमें अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। और दूसरी बात है पीएसए। पीएसए भी वैसे हर एक आदमी को पीएसए नहीं करना चाहिए, उसका बहुत ही खास इंडिकेशन होता है। तो लोग क्योंकि पीएसए कर तो लेते हैं, लेकिन उसका क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कैसे करना चाहिए, उसके क्या करना चाहिए पीएसए करने के बाद, उससे लोग अननेसेसरी परेशान हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कैंसर हो गया। हाँ, तो अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं, और पीएसए करना भी नहीं चाहिए जब तक कि उसका कोई खास वजह नहीं हो कराने। पर कुछ यूरोलॉजिस्ट तो कहते हैं पीएसए आप एज के मुताबिक करना चाहिए एवरी ईयर। हाँ, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अमेरिकन में है कि टू डायग्नोज प्रोस्टेट कैंसर। तो लोग यदि आप इस तरह का प्रोग्राम करते हो तो आपको तो 35 ईयर एज के बाद ही पीएसए स्क्रीनिंग करना चाहिए। और आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि आप जब पीएसए स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें पीएसए वैल्यू एज के हिसाब से होता है। 40 साल के एज में कितना सिग्निफिकेंट होना चाहिए और 70 साल के एज में कितना सिग्निफिकेंट होना चाहिए वैल्यू, और प्रोस्टेट का वेट कितना। यदि मान लो किसी का प्रोस्टेट का वेट 100 ग्राम है और पीएसए 5 है तो डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, यदि किसी का पीएसए नॉर्मल है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता है उसको। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल सिचुएशंस एंड रेक्टल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोस्टेट, उसके बाद पीएसए करना चाहिए। हाँ, यदि किसी के फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी है तो उसमें पीएसए करना चाहिए। और यदि आप ये सोचते हैं कि जिस पेशेंट का पीएसए कर रहे हैं उसकी जो सर्वाइवल है मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स है, तो उसमें पीएसए करने का फ़ायदा है। यदि आप प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज करते हो ईयरली तो उसके जो सर्जरी होते हैं और या चाहे जो रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट होता है उसका कुछ फ़र्क है। लेकिन ये कंसेप्ट अमेरिकन लोगों ने दिया है, लेकिन अब उसकी स्टडी हुई है और लोग बोलते हैं यदि ईयरली यदि लो ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर है उसको यदि हम छोड़ भी दें तो प्रोस्टेट कैंसर से मरने के बजाय लोग अन्य दूसरी बीमारियों से, जैसे हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन हुआ, उससे लोग मर जाते हैं। और जो हाई ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर होता है उसके लिए तो आप कुछ भी करो वो प्रोग्रेस करता है, और उसमें आप रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी करो, कुछ भी करो, लोकल रिकरेंस होता है, ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस होता है, बोन में मेटास्टेसिस होता है, तो फिर क्या मतलब हुआ। लो ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर को आप इलाज ना भी करो तो भी लोग जिंदा रहते हैं, और हाई ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर का इलाज कुछ भी करो फिर भी प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा पैनिकी नहीं होना चाहिए प्रोस्टेट कैंसर में। एक और बात है, यदि आप 90 साल के आदमी का प्रोस्टेट बायोप्सी करो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 90 आदमी में लगभग मोर देन 90, यदि 100 आदमी का प्रोस्टेट का बायोप्सी कर रहे हैं आप 90 साल से ज़्यादा में, तो 100 में 90 लोगों को प्रोस्टेट कैंसर निकलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रोस्टेट कैंसर के साथ वो 90 साल तक जिंदा है। तो आदमी को बहुत घबराने की बात नहीं है प्रोस्टेट कैंसर से। हाँ, यदि आपको तकलीफ हो रही है और प्रोस्टेट कैंसर आपके फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको जरूर पीएसए करवाना चाहिए। तो इसका इलाज क्या है प्रोस्टेट की बीमारी का? हाँ, और मेरे को पता चला है कि आपके पास एक लेटेस्ट लेजर मशीन है जो अमृतसर में किसी के पास नहीं है। हाँ, जो लेजर मशीन है एक्चुअली, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो ये हॉस्पिटल है इसमें ज़्यादातर हमारे पास कार्डियक पेशेंट्स आते हैं, और जो कार्डियक पेशेंट्स आते हैं उनको
और जो खून प्रोस्टेट होता पतला है, करने वाली दवाइयाँ चल रही होती हैं, खून पतला करने वाली हाँ, खून दवाइयाँ। पतला करने वाली गोली चलती रहती है। और साथ में प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम होता है कि जिनको ज़रूरी होता है सर्जरी का और उनका प्रोस्टेट का साइज बड़ा है, हार्ट अच्छा काम नहीं करता है, जो पंपिंग फंक्शन है वो अच्छा नहीं है, कम है, तो उसमें हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको हॉलेप बोलते हैं, लेजर से प्रोस्टेट को निकालते हैं। उसमें ब्लीडिंग कम होती है और जो नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं वो भी बॉडी के लिए और ब्लड के लिए सेफ होता है। तो ये काफ़ी सेफ है। और हम जो पेशेंट इकोस्प्रिन खाते हैं उसको 24 से 48 घंटा पहले बंद करते हैं और 4-5 दिन में स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये खास बात है लेजर का। दूसरी बात है कि जो जितना भी बड़ा प्रोस्टेट हो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम आराम से करते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है। जो सिंपल ऑपरेशन है जिसको कि TURP बोलते हैं, जो कि वो भी दूरबीन से ही होता है, उसमें आप बार बार प्रोस्टेट चिप काट के निकालते हैं, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा है। उसके बाद TUR सिंड्रोम, जो ग्लाइसिन यूज करते हैं उससे TUR सिंड्रोम होता है और आदमी को हार्ट फेल्योर हो सकता है। ये प्रॉब्लम होता है TURP में, बड़े ग्लैंड में स्पेशली। तो बड़े ग्लैंड में और कार्डियक पेशेंट्स में ये जो लेजर द्वारा प्रोस्टेट निकालते हैं ये बहुत ही सेफ है। तो लास्ट सवाल डॉक्टर भगत, वो टाइम का शॉर्टेज है, तो इंडिकेशन सर्जरी की क्या है? हाँ, यस, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। मेरे पास 100 पेशेंट यदि आते हैं प्रोस्टेट का, तो हार्डली मैं 10 ही पेशेंट को एडवाइस देता हूँ कि आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखो, यदि सबसे पहले हमारे एक AUA सिम्टम स्कोर होता है जिसको IPSS स्कोर बोलते हैं, उससे हम पेशेंट की सीवियरिटी जानते हैं कि आपको प्रोस्टेट के वजह से आप कितना परेशान है, आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितना प्रॉब्लम में है और आपका यूरोफ्लोमेट्री क्या है। यदि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपका प्रोस्टेट साइज कुछ भी हो और क्लिनिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल हो, तो आपको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि आप को बार बार पेशाब करना पड़ता हो, आपका यूरोफ्लोमेट्री है, जो पेशाब का स्पीड है वो कम है और कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन्फेक्शन नहीं होता हो, पत्थर नहीं है, उसके वजह से किडनी पे कोई प्रेशर नहीं है, तो मेडिसिन से इलाज हो सकता है। लेकिन सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है प्रोस्टेट की वजह से? इसके सिर्फ 5 कारण हैं। बार बार आपका पेशाब रुकता हो और आप प्रोस्टेट की दवाई खा रहे हैं, उसके बाद भी पेशाब रुकता हो, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। दूसरा कि प्रोस्टेट के वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो। तीसरा कि आपको प्रोस्टेट बढ़ने के वजह से, पेशाब रुकने की वजह से आपके गुर्दे में सोजिश आ गया हो, आपका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया हो, तो उस कंडीशन में सर्जरी की आवश्यकता है। चौथा, जबकि आपको पेशाब के थैले में पथरी हो गई हो, प्रोस्टेट का साइज भी बड़ा हो गया हो, तो उस कंडीशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर भगत। टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू तो वेरी बहुत मच। आपका शुक्रिया है, आप टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। और ये ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।